स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास की इस कक्षा के अंदर। तृतीय समोल्लास में विषय चल रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर जो महर्षि गौतम ने सूत्र दिया है न्याय दर्शन के अंदर, वो सूत्र दिया है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। यानी जो इंद्रियां हैं उनका जब अपने अर्थों यानी इंद्रियों का जब अपने विषयों के साथ संयोग होता है तो उस समय जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु तीन शर्त हैं। पहला क्या है? अव्यपदेश्यम, वो खाली शाब्दिक ज्ञान ना हो। जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देना चाहिए। बात जल की चल रही है तो जल आपका देखा हुआ होना चाहिए। बात यदि हाथी की चल रही है तो हाथी आपका देखा हुआ होना चाहिए। यदि वो आपका देखा हुआ है तो वो प्रत्यक्ष है। इसी को क्या कहा है? अव्यपदेश्यम। और यदि वो देखा हुआ नहीं है, वो खाली शाब्दिक ज्ञान है, तो वो कहलाएगा व्यपदेश्यम। वो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरा क्या था? अव्यभिचारी। व्यभिचारी का अर्थ होता है परिवर्तनीय और अव्यभिचारी का अर्थ होता है अपरिवर्तनीय। तो जो ज्ञान अपरिवर्तनीय है, जो ज्ञान अपरिवर्तनीय है वही ज्ञान कहलाएगा प्रत्यक्ष। यदि वो परिवर्तनीय हो जाता है तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। जैसे रात के समय किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया और सुबह उठ के देखा तो पता चला कि भाई ये तो रस्सी ही है, सांप तो था ही नहीं। तो उस समय जो वो ज्ञान हुआ था ना रस्सी वाला, वो प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, बाद में जो ज्ञान हुआ देख के ये तो सांप है, वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। अब तीसरा जो चीज था जो हमारी कल छूट गई थी वो था व्यवसायत्मकम। व्यवसायत्मकम का अर्थ होता है निश्चयात्मकम। तो इसको मैं पढ़ाता हूँ। इसमें महर्षि देवदयानंद लिखते हैं कि व्यवसायत्मक, किसी ने दूर से नदी की बालू देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं, जल है व कुछ और, वह देवदत्त खड़ा है व यज्ञदत्त। जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। देखो, व्यवसायत्मकम का अर्थ होता है निश्चयात्मक ज्ञान। और यदि आपके मन में संशय है, जैसे कई बार क्या होता है गर्मियों के समय में धूप बहुत तेज होती है, तो दूर दूर सड़कों पे ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। तो आपके मन में एक डाउट है, एक द्वंद है कि ये पानी है या ये पानी नहीं है, या कोई मनुष्य है या मनुष्य नहीं है, ये सांप है या रस्सी है। यानी ये जो डाउट आपके मन में है ये नहीं होना चाहिए। व्यवसायत्मकम का अर्थ क्या है? निश्चयात्मकम, एक निश्चय हो जाना चाहिए कि हाँ डेफिनेटली यही है। यदि आपके मन में ये हो गया कि हाँ बिल्कुल वही है, तो वो प्रत्यक्ष है। और यदि आपके मन में डाउट है ना, तो वो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आएगा। इसी को ऋषिका कहते हैं। जैसे बालू को देख के लगा कि भाई कोई कपड़े सूख रहे हैं या कोई जल है या कुछ और है, तो यहाँ क्या है, आपके मन में डाउट है। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति हमको मिल गया और हमारे मन में डाउट है यार ये वही व्यक्ति है या कोई और है। सबके साथ हो जाता होगा ऐसा, कई बार हुआ भी होगा। तो यदि आपके मन में डाउट रहता है ना कि ये वही है और नहीं है, ये देवदत्त है ये जयदत्त है, ठीक है, ये राजबाला है मधुबाला है, जो भी है एक्स वाई जेड, यदि आपके मन में द्वंद है तो समझ लेना ये प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं है। तो प्रत्यक्ष होने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। पहला क्या है? वो ज्ञान अव्यपदेश्यम, यानी संज्ञा और संजी दोनों के संयोग से उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा क्या है? अव्यभिचारी, यानी वो अपरिवर्तनीय नहीं होना चाहिए। जैसे रात को आपको लगा कि ये तो सांप है, दिन में देखा रस्सी है। देखो इस चीज को ध्यान से समझना। व्यभि ये अव्यभिचारी और व्यवसायत्मकम दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जो व्यभिचारी ज्ञान है ना, उसमें तो आप मान लेते हो, उस समय रात को आपने मान ही लिया कि ये तो सांप ही है और आप आ गए। सुबह उठ के आपने देखा तो आपको पता चला रस्सी है। लेकिन व्यवसायत्मकम जो ये तीसरा है ना, इसमें डाउट है। मान लो आपको दिख रहा है ये सांप है रस्सी है, यहाँ डाउट है। लेकिन व्यभिचारी में डाउट नहीं होता, उस समय के लिए आप मान लेते हो बिल्कुल कि हाँ ये तो वही है। अब बाद में वो दूर हो भ्रम, वो एक अलग चीज है। तो आपको समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? व्यवसायत्मकम का मतलब क्या होता है? अव्यवसायत्मकम क्या है? अनिश्चयात्मकम।
और व्यवसायत्मकम का अर्थ क्या है, निश्चयात्मकम, कि निश्चय हो गया कि हाँ ये तो संगीता जी ही हैं। ठीक। हुआ क्या, अभी हम लोग जब यमुनानगर गए तो संगीता जी से मिलने का अवसर मिला। मैं और राजेंद्र जी दोनों इनके गांव में गए। अब ये जो है अपने गेट से आके बाहर खड़ी हो गई। अब दूर से हमने देखा तो हमारे मन के अंदर एक डाउट कि क्या ये संगीता जी हैं, ये नहीं है संगीता जी। ये जो स्थिति है ना, ये क्या है, अव्यवसायत्मकम यानी अनिश्चयात्मकता की स्थिति है ये। और जब हम इनके पास में गए हमने कहा हाँ ये तो संगीता जी ही हैं। तो इस स्थिति में ये क्या हो गया, व्यवसायत्मकम। बात समझ में आई? ठीक। तो व्यवसायत्मकम का अर्थ क्या है, बिल्कुल भी 100% यही है। तो मुझे ऐसा विश्वास है आपको प्रत्यक्ष की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई है। आपको अव्यवसायत्मकम, अव्यभिचारी और वो अव्यपदेशम, अव्यभिचारी और व्यवसायत्मकम, ये तीनों भी आपको समझ में आ गए हैं। आपको पांचों ज्ञानेंद्रियां और उनके पांचों विषय भी समझ में आ गए हैं। आपको इनसे संबंधित सारे उदाहरण भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। यदि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं। देखो, व्यपदेश्य शब्द जो है ना, ये इनमें थोड़ा सा, बाकी दो में थोड़ा सा टफ सा है। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई मिठाई है, ठीक है, अब मैं क्या बताऊं, शरीफा किस किसने देखा है और किस किसने खाया है शरीफा? नहीं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ना ना आपने, अच्छा अरे जिसने नहीं खाया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी जी। अब देखो, अब हमारे राकेश जी जो है इन्होंने भी नहीं खाया, हमारे नरेंद्र जी ने भी नहीं खाया और बहुत सारे और हैं उन्होंने भी नहीं खाया। ठीक है। अब मैं आपको शरीफे के बारे में बताता हूँ। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि देखो जो शरीफा है ना, वो खाने में बड़ा मीठा लगता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना बहुत अधिक बीज होते हैं। और दूसरा, उसके ऊपर की जो खाल होती है ना, वो ऐसे लगती है जैसे मगरमच्छ की हो, जैसे मगरमच्छ की उठी उठी रहती है ना, चमड़े चमड़े सी ऐसे रहती है। अब मैंने जो पहचान बताई है, जिन्होंने खाया है वो बताओ क्या मैंने पहचान सही बताई गलत बताई है? अच्छा, पहचान मैंने सही बताई है। अब ये जो नरेंद्र जी है, राकेश जी जो है, इन्होंने इस बात को मान तो लिया, क्योंकि मैंने बताई है, गलत तो बताऊंगा नहीं। लेकिन आप लोगों ने देखा तो नहीं है ना? मान तो आप गए शब्द से कि हाँ फल है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, देखा तो नहीं है ना प्रत्यक्ष। तो इस समय आपके लिए जो वो शरीफे का जान जो है ना, वो केवल एक संज्ञायक शब्द, शाब्दिक जान है, प्रत्यक्ष नहीं है। मेरे लिए वो प्रत्यक्ष है क्योंकि मैंने देखा भी है, मैंने खाया भी है, मुझे पता है। अब समझ में आया, अब भी नहीं समझ में आया? वो, अरे उल्टा मत बोलो। जिसने देख लिया उसके लिए तो क्या है, अव्यपदेश्यम, यानी शब्द और उस वस्तु दोनों का ज्ञान है। और जिसने नहीं देखा उसके लिए क्या है, केवल व्यपदेश्यम यानी केवल शाब्दिक ज्ञान है। व्यपदेश्यम यानी केवल शाब्दिक ज्ञान, और अव्यपदेश्यम यानी शब्द और उस वस्तु दोनों का ज्ञान। बाबूजी अब क्लियर हुआ? और यदि कुछ रह गया हो ना तो अपने घर बुलाना, दावत पानी करना, आराम से बैठ के समझाऊंगा वहाँ। ठीक है। और शरीफा साथ में लेकर आऊंगा। चलो, अब चलो आगे बढ़ाऊं। ठीक। अब दूसरा है अनुमान। अनुमान क्या है, अनुमान को भी ध्यान से देखना। ये न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 5वां सूत्र है, और प्रत्यक्ष जो था ये चौथा सूत्र था। ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा में ऋषि लिखते हैं कि अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्यतो दृष्टं च। क्या लिखते हैं कि अथ तत्पूर्वकम, तत्पूर्वकम का अर्थ है तत् शब्द प्रयोग करा गया है इससे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं। बताओ, अनुमान से पहले हम किसकी बात कर रहे थे? बोलो। प्रत्यक्ष की। तो यहाँ तत् की जगह लगाओ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष पूर्वकम, यानी अनुमान क्या है, जो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। मतलब अनुमान भी आप उसी का ही लगा सकते हो जिसका कभी आपने प्रत्यक्ष करा हो। जिसका कभी प्रत्यक्ष ही ना हो उसका अनुमान भी आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है। हालांकि इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो अलग भी है, अभी मैं पढ़ाता हूं तो समझ में आएगा। तो क्या लिखते हैं कि अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टिंच, ये तीन प्रकार के होते हैं।
ऋषि लिखते हैं कि जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। इस परिभाषा में तो आपका दिमाग चल गया होगा 100%। मैं इसको समझाता हूँ। देखो, आप में से सभी ऐसे हैं जिन्होंने हाथी देखा है। शरीफा बेशक ना देखा हो, हाथी तो जरूर देखा होगा सबने। ठीक है, हाथी का प्रत्यक्ष सबने कराया ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ। मान लीजिएगा आप अपने घर पर खड़े हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि बहुत दूर, ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ है और कोई जानवर सा चलता आ रहा है और आपको अचानक से उस जानवर की सूंड दिख जाए। पूरा जानवर नहीं दिखा, केवल उसकी सूंड दिखी है। क्या सूंड दिखने से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो हाथी है? यानी इसका मतलब क्या है? जिसको आपने प्रत्यक्ष करा है, यदि कभी उसका कोई अंग या उससे संबंधित कोई चीज दिख जाए तो आप अनुमान, अनुमान को मैं दूसरी भाषा में कहूंगा अंदाजा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये वो हाथी ही है। इसी अंदाजा लगाने को अनुमान कहते हैं, अनुमान प्रमाण। बोलो, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? हम्म? इसी को ऋषि दयानंद ने कहा है, जो प्रत्यक्ष पूर्वक, जो प्रत्यक्ष पूर्वक, जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश, एक देश का अर्थ होता है स्थान या हिस्सा कह सकते हो। ठीक है, स्थान या हिस्सा कह सकते हो। देश का अर्थ खाली कंट्री मत लेना, बल्कि जो कंट्री होती है वो भी तो एक हिस्सा ही है ना, जमीन का एक हिस्सा है। भारत क्या है? इस धरती पे जमीन का एक हिस्सा है, उसी का नाम तो भारत कह दिया। तो लिखते हैं कि जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश यानी कोई एक हिस्सा व संपूर्ण द्रव्य, वो पूरे का पूरा किसी स्थान, किसी जगह या फिर किसी काल, काल अर्थात समय, यानी किसी जगह या किसी समय में आपने प्रत्यक्ष कराया किसी चीज को। आपने हाथी को किसी जगह या किसी समय में आपने प्रत्यक्ष देखा। अब क्या हुआ? उसका दूर देश से सहचारी, यानी किसी दूसरे स्थान में आप वैसा ही कुछ देखो। ठीक है, तो देश में प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवों का ज्ञान हो जाता है। तो जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं ना, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। आपने हाथी के पैर भी देखे, पूंछ भी देखी, कान भी देखे, दांत भी देखे, सूंड भी देखी, ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। लेकिन अब आपने क्या देखा है? भीड़ भाड़ में केवल एक सूंड देखी है, लेकिन सूंड देखते साथ ही आपको पूरे हाथी का ज्ञान हो गया, यानी उसके पैर, उसके पूंछ, उसके कान, सबका ज्ञान हो गया। तो जब हम किसी चीज को एक बार देख लेते हैं ना, और फिर उसके बाद में हम उसका कोई कुछ भी देखे और हमने एक अंदाजा लगा लिया कि हाँ ये तो वो चीज है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुमान। अब मुझे ऐसी आशा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अनुमान की परिभाषा क्या है। जैसे पुत्र को देख के पिता का, अब मान लो कोई पुत्र है या कोई पुत्री है, उसको देख के उसके माता पिता का ज्ञान होगा नहीं होगा? देखो, मैंने पहले बताया है कि बच्चे का जन्म तो माता पिता के संयोग से होता है। तो यदि हमने कोई संतान देखी तो हवा में तो पैदा कोई होता नहीं है, तो पता चलता है ना कि भी इसके माता पिता होंगे। तो ये क्या है? उस पुत्र को देख के माता पिता का अंदाजा लगाया जा रहा है कि हाँ हैं। ये क्या है? अनुमान है। दूसरा, पर्वत आदि में धूम को देख के अग्नि। आपने एक चीज देखी है कि भाई जब धुआं होता है ना, तो धुएं का कारण क्या है? आग। आग है तभी तो धुआं होता है ना। अब आप जा रहे थे रास्ते से, आपने क्या देखा कि यार दीवार के जो दूसरी तरफ है धुआं उठ रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आया होगा कि भाई यहाँ या तो आग लग रही है या फिर पहले कभी लगाई गई, यानी आग है यहाँ। ठीक, इसी को ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि पर्वत आदि में आपको धुआं उठता हुआ दिखा, धूम, और उसको देख के आपने किसका अंदाजा लगाया? बोलो, धुएं को देख के आग का। तो वही क्या है? अनुमान है। तीसरा, जगत में सुख दुख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अब संसार में हम देखते हैं कोई तो सुखी है, कोई दुखी है। भाई मुझसे बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, मुझसे कहते हैं कि आचार्य जी हमने तो कोई गलत कार्य किया ही नहीं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो जब गलत किया ही नहीं, क्योंकि संसार का तो नियम यही है कि भाई यदि आपने गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं, तो फिर भी यदि गलत कुछ हो रहा है तो उससे किस चीज का अंदाजा लगाया जाता है कि शायद पूर्व जन्मों में कुछ करा हो, जिसका भुगतान अब करना पड़ रहा हो। क्योंकि बिना कर्मों के तो फल मिलता ही नहीं है, ये तो मतलब ऐसा नियम है जो अटूट नियम है। ठीक, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे अंदाजे हैं, ये सारे क्या है? अनुमान हैं। बोलो, अनुमान समझ में आ गया?
हम्म, अब अनुमान भी जो है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्वत, दूसरा होता है शेषवत, तीसरा होता है सामान्यतो दृष्ट। कितने प्रकार का होता है? पूर्वत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट, तीन प्रकार का अनुमान होता है। अब पूर्वत क्या है? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कारण पहले होता है कार्य पहले होता है? कौन सा होता है पूर्व में? पूर्व में, ठीक है। पूर्व क्या है? पहले, तो पहले क्या है? कारण। तो पूर्वत, पूर्वत अनुमान का मतलब क्या होता है? जहां कारण को देख के कार्य का अनुमान लगाया जाए। जहां कारण को देख के कार्य का अनुमान लगाया जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं पूर्वत अनुमान। अब मैं ऋषि की भाषा में पढ़ता हूँ। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक पूर्वत, जैसे बदलों को देख के वर्षा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पहले बादल आते हैं, बारिश आती है, और बारिश का कारण क्या है? बादल। बादलों से बारिश होती है ना। ठीक। अब जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हो जाता है, कई बार आकाश में बादल छा जाते हैं, और जब उन आप उन बादलों को देखते हो तो आपके मन में क्या आता है कि भाई बारिश पड़ रही है, बरसात हो रही है। ठीक। तो यहाँ कारण को देख के कार्य का अनुमान हुआ, यानी बादलों को देख के वर्षा का अनुमान, वर्षा का अंदाजा। देखो, साधारण भाषा है, अंदाजा शब्द बोलोगे जल्दी समझ में आ जाएगा। बादलों को देख के आपको किसका अंदाजा हुआ? बारिश का। तो ये अंदाजा ही क्या है? यही अनुमान है। कैसा अनुमान? पूर्वत अनुमान। और ये एक, और ये आपको पता कैसे चला? क्योंकि आपने प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि जब बादल आते हैं ना, तो उस समय बारिश भी आती है। समझ में आया? जैसे आकाश में बादल आते हैं, देखो ऐसा नहीं कि हमेशा बारिश होगी, लेकिन आपने प्रत्यक्ष देखा तो हुआ है कि बारिश होती तभी है जब बादल आते हैं। तो इसलिए आपने अंदाजा लगाया, और आप क्या कहते हो, भाई जल्दी जल्दी कपड़े जो है ना उसको अंदर डाल लो, जो भी कुछ चीजें हैं भीगने वाली हैं उनको अंदर डाल लो। ठीक, ये हम तभी कह सकते हैं जब हमने बारिश को देखा है बादलों के कारण। और बादलों के कारण बारिश का अनुमान क्या है? पूर्वत अनुमान। आगे आता हूं। विवाह को देख के संतान उत्पत्ति का अनुमान। यानी देखो, यदि कोई विवाह कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? विवाह का एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, बच्चों को पैदा करना भी है, यानी संतान की उत्पत्ति करना भी है। तो यदि कोई विवाह कर रहे हैं आपस में, तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि भाई आगे ये संतान को उत्पन्न करेंगे, इसलिए ये विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। बात समझ में आई? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बात समझाई थी। मैंने कहा बिना विवाह, विवाह अर्थात वो जो सामाजिक, वो जो संस्कार करा गया है, बच्चे तो उसके बिना भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसके बिना जो होता है ना वो व्यभिचार होता है, और व्यभिचार का उद्देश्य कभी बच्चे पैदा करना होता ही नहीं है। यदि उद्देश्य होता तो फिर बच्चे नालियों में और कचरे के डब्बे में ना मिलते। जबकि विवाह करा जाता है तो उद्देश्य क्या होता है कि हाँ, हम संतान को उत्पन्न करेंगे। विवाह बुरी चीज नहीं है। जो लोग विवाह के बहुत खिलाफ होते हैं, विवाह के मतलब गलत बात कहते हैं, तो विवाह को देख के, कारण को देख के क्या अनुमान होता है कि हाँ आगे संतान उत्पन्न करेंगे ये लोग। बात समझ में आ गई? ये क्या है? पूर्वत अनुमान। और तीसरा क्या है? पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का अनुमान। अब संगीता जी पढ़ रही हैं, आचार्य जी पढ़ रही हैं, राजबाला जी पढ़ रही हैं, ठीक है, नरेंद्र जी पढ़ रहे हैं। इनके आसपास जो इनको देखेंगे, उनको क्या लगेगा कि ये पढ़ रहे हैं। और जब ये पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से क्या होगा? इनको विद्या की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी बालक को दिन रात पढ़ते हुए देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा, नहीं लगेगा कि हाँ ये विद्या को प्राप्त कर जाएगा? और किसी बालक को आप दिन रात खेलते हुए देखो, तो क्या आपको लगेगा कि विद्या को प्राप्त कर पाएगा ये? खेलता हुआ बालक खेल खेल में अच्छा हो जाएगा, और पढ़ता हुआ बालक पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। तो पढ़ते हुए बालक को देखना क्या है? कारण। और उसके बाद में उसको जो प्राप्त हुआ है, उसको वो नौकरी मिल जाए, उसको वो एग्जाम क्लियर कर ले, वो कक्षा में टॉप कर ले, वो क्या है? उसका परिणाम। तो पढ़ते हुए बालक को देख के अंदाजा हो जाता है ना कि भाई विद्या को प्राप्त कर जाएगा। ये क्या है? पूर्वत अनुमान। विवाह को देख के क्या पता चलता है कि भाई बच्चे उत्पन्न करेंगे, संतान उत्पत्ति करेंगे, वो क्या है? पूर्वत अनुमान। बादल कारण है, उनको देख के बरसात का अंदाजा आप लगा लेते हो, वो क्या है? पूर्वत अनुमान। यानी जहां कारण को देख के कार्य का अनुमान लगाया जाता है ना, वो कहलाता है पूर्वत अनुमान। ठीक है?